चलिए आज अपन इसी में आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं के बाद आगे चलते हैं पेशा। पेशा किसे कहते हैं? तो कहा गया जब भी कोई व्यक्ति एक विशेष ज्ञान प्राप्त करके जब सेवा देता है और लाभ कमाता है तो उसी को बोलते हैं पेशा। पेशे के लिए एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर की डिग्री MBBS का कोर्स, वकील एक पेशा है उसके लिए वकालत का कोर्स करना पड़ता है LLB का कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो CA का कोर्स। जब इस क्षेत्र में हम एक विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कहलाता है पेशा। पढ़े लिखे तो सब होते हैं, लेकिन एक व्यापारी भी पढ़ा लिखा होता है, एक सामान्य व्यक्ति भी पढ़ा लिखा है, लेकिन वो पेशेवर व्यक्ति नहीं है। पेशा से समझ में आ गया, यानी विशेष ज्ञान प्राप्त करके अपने उसी क्षेत्र में सेवा देना। जैसे बताया गया अभी डॉक्टर MBBS का कोर्स करने के बाद वो मरीजों की सेवा करता है तो ये उसका पेशा है, क्योंकि उसको अपने कार्य क्षेत्र में एक विशेष ज्ञान हासिल है। वकील का काम सभी कोई नहीं करते। जो LLB का कोर्स कर लेता है, जिसे एक अधिनियम कानून का ज्ञान हो जाता है, तब वो जो है अपने कार्य को पेशा बना लेता है और फिर वो जो है वकालत करता है, सच को झूठ करता है और झूठ को सच करता है। तो ये पेशे की श्रेणी में आता है। अंकेक्षक बनना है हमको, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसके लिए हमको CA का कोर्स करना पड़ता है, तब जाकर वो हमारा कार्य क्या बन जाता है, पेशा। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक अपने कार्य को करता है अपने विशेष क्षेत्र में, वो कार्य भी कहलाता है पेशा। आगे बढ़ में तो पेशे का मतलब जब कोई व्यक्ति एक विशेष ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने उस विशेष ज्ञान को हासिल करने के बाद जब सेवा देता है और लाभ कमाता है, उस क्रिया को ही क्या बोलते हैं अपन, पेशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को, पेशा। ठीक है, आगे बढ़ में अब चलते हैं अपन इसी में पेशे की विशेषताएं। पहला है विशेष ज्ञान। पेशा होने के लिए या पेशा करने के लिए हमको एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब तक हम एक विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमारे द्वारा किया कार्य पेशा नहीं कहलाएगा। बताया ना अभी, अगर हमको डॉक्टर बनना है, पेशा है हमारे डॉक्टरी का, तो उसके लिए हमको MBBS का कोर्स करना पड़ेगा, तब जाकर हम डॉक्टर बनेंगे और मरीजों की सेवा करेंगे। इसलिए कहा गया यहाँ पर एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिना विशेष ज्ञान के हम पेशे का कार्य नहीं कर सकते। CA का कोर्स करेंगे तभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, तो वो हमारा कार्य पेशा कहलाएगा। LLB का कोर्स करेंगे तब वकालत करेंगे तो वो हमारा कार्य पेशा कहलाता है। इसीलिए कहा गया यहाँ पर पेशा के लिए पहली विशेषता एक विशेष ज्ञान का होना आवश्यक है। बिना ज्ञान के हम पेशा का काम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखिए इसी में प्रशिक्षण तथा अनुभव। प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। जब तक प्रशिक्षण नहीं मिलेगा हम सेवा का कार्य नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर MBBS का कोर्स करने के बाद डिग्री मिलते ही किसी मरीज का इलाज नहीं करता, ऑपरेशन नहीं करता था। डिग्री मिलने के बाद वो किसी सीनियर डॉक्टर के साथ रहकर प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने के बाद जब उसे लगता है कि हाँ मैं अपने इस कार्य क्षेत्र में अनुभव हो गया हूँ, तब जाकर फिर वो अपने से मरीजों का इलाज करना शुरू करता है। तो उसके लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की। वकील LLB का कोर्स मिलते ही सीधा केस लड़ने नहीं पहुंच जाता है। वो भी एक सीनियर वकील के साथ रहता है, काम सीखता है, देखता है, समझता है, और जब उसको समझ में आ जाता है तब वो अपना केस लेकर लड़ना शुरू करता है। बस समझ आया? तो कहा गया यहाँ पर इस क्षेत्र में एक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और जब व्यक्ति, पेशेवर व्यक्ति जितना अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है वो अपने कार्य क्षेत्र में और कुशल हो जाता है। प्रशिक्षण के साथ साथ उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और वो अच्छी तरह से अपने मरीज का या जिसका भी है, जिस क्षेत्र में है, उसका अच्छे से सेवा दे देता है। तो सेवा देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ पर अच्छी सेवा देने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कहा गया पहला विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, दूसरा विशेष ज्ञान के साथ ही साथ प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता होती है। किसके लिए? पेशे के लिए। पेशा के लिए प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता भी होती है। फिर इसकी अगली विशेषता होती है यहाँ पर आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब हर कार्य क्षेत्र में पेशेवर व्यक्तियों के लिए एक नियम बनाया गया है। उस नियम में रहकर ईमानदारी के साथ अपनी सेवा देना।
डॉक्टर, डॉक्टर का काम है मरीज की सेवा करना। मरीज जो है डॉक्टर के पास जाता है, पूरे टीम डॉक्टर हमारे ईमानदारी के साथ इलाज करेगा। और अगर मान लो डॉक्टर ने ईमानदारी का प्रदर्शन नहीं किया और मरीज को ऐसी दवा दे रहा है जो ना तो फायदा ही कर रहा है ना नुकसान कर रहा है, और उसको एक हफ्ते के बाद फिर बुला रहा है, तो फिर हम बोलेंगे वो पेशे की श्रेणी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी के साथ अपना कार्य नहीं कर रहा है, वो नियम का पालन वहाँ पर नहीं कर रहा है। तो कहा गया पेशेवर व्यक्तियों को बिल्कुल ईमानदारी के साथ आचार संहिता का पालन करते हुए ये अपना कार्य करते हैं, तब लोगों का विश्वास इनके ऊपर बन जाता है और इनका विकास होता है, इनके लाभ में वृद्धि होती है। तो कहा गया पेशेवर व्यक्ति को हमेशा आचार संहिता का पालन करना चाहिए। ठीक है, आचार संहिता के बाद देखते हैं आगे ईमानदारी और नैतिकता। वही बताया जो अभी, पेशेवर व्यक्ति को पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करना चाहिए, अपने मरीजों की सेवा करना चाहिए, या अपने वकील है तो जो व्यक्ति उसके पास केस लेकर आया है उसके केस को पूरे ईमानदारी के साथ लड़ना चाहिए। जब वो जीत जाएगा तो उसकी छाती बढ़ जाएगी और अगला व्यक्ति भी उसी वकील के पास जाएगा। जब डॉक्टर से मरीज ठीक होने लगेंगे तो मरीज उसकी डॉक्टर की ख्याति बढ़ जाएगी और वो जो है वहाँ पे मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी अधिक से अधिक लोग अपना इलाज कराने के लिए आएंगे और उस डॉक्टर को फायदा होगा तो उसके आय में वृद्धि होगी। ये होता है ईमानदारी का काम। ये नहीं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, डॉक्टरी का डिग्री ले लिए, इलाज कर रहे हैं, उनके मन में लालच आ गया, पैसा कमाना है, मरीज आया उसको ऐसी दवाई दिए, ना तो नुकसान ही किया ना फायदा ही किया, और डॉक्टर बोलेगा एक हफ्ते के बाद फिर आ जाना। वो व्यक्ति एक हफ्ते के बाद फिर जाएगा, वही परेशानी होगा, तो लोगों से बोलेगा उस फलाने डॉक्टर के पास मत जाना, कारण उसको इलाज करना नहीं आता, उसके दवाई से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एक बार तो लाभ कमाने के लिए उसने यहाँ पे बेईमानी किया, लेकिन उसका परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में उसको हानि ही होगा, लाभ नहीं होगा। समझ गया? तो इसलिए कहा गया यहाँ पर आचार संहिता के साथ साथ ईमानदारी भी होना चाहिए, किसमें? पेशेवर व्यक्ति में। फिर इसके बाद देखते हैं इसी में अपन सेवा भावना। पेशेवर व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, लाभ के साथ साथ सेवा देना भी होता है। तो सेवा भावना के उद्देश्य से वो कार्य करेगा। पेशेवर व्यक्ति सेवा भावना के उद्देश्य से कार्य करेगा। उसके मन में सबसे पहली जो भावना है सेवा, उसके बाद लाभ। कोशिश ये करेगा कि मेरे इलाज से मरीज पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, और पैसा तो लेगा ही, फीस लेगा वो, तो उसको आय मिलेगा। तो कहा गया यहाँ पर पेशेवर व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना। ऐसे सेवा करना जिससे सामने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। इस प्रकार का काम करता है कौन? पेशेवर व्यक्ति। आगे बात में फिर देखते हैं इसी में पेशे के बाद आगे अपन रोजगार। रोजगार क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो अपन रोजगार में देखते हैं रोजगार किसको बोलते हैं अपन। तो जब कहा गया कोई व्यक्ति किसी संस्था के लिए पारिश्रमिक या वेतन पर अनुबंध के अंतर्गत रहकर कार्य करता है तो उसको बोलते हैं रोजगार। ये रोजगार सरकारी भी हो सकता है, अर्ध सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। तो रोजगार क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति किसी भी संस्था में या किसी व्यक्ति के अधीन रहकर अनुबंध करके वहाँ पे काम करता है और उसके बदले उसको पारिश्रमिक मिलता है, वेतन मिलता है, उस क्रिया को ही क्या बोलते हैं अपन? रोजगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को रोजगार। ठीक है। तो रोजगार में दो व्यक्ति होते हैं, एक नियोक्ता और दूसरा कर्मचारी। दोनों के बीच में एक अनुबंध हो जाता है। अनुबंध होने के बाद ही दोनों अनुबंध करने के बाद अगला व्यक्ति उसके यहाँ काम करता है, मतलब नियोक्ता काम करता है, और नियोक्ता के अंडर में कर्मचारी काम करता है, और काम करने के बदले में वह नियोक्ता उसे पारिश्रमिक देता है। नियोक्ता मतलब नियुक्त करने वाला, भर्ती करने वाला, उसी को क्या बोलते हैं अपन? नियोक्ता। और कर्मचारी या मजदूर काम करने वाला अपने मन से काम नहीं करता है, वो नियोक्ता जैसा बोलेगा, जैसा आदेश देगा, उसके हिसाब से वो काम करता है, और उसके बदले क्या मिलता है? उसको पारिश्रमिक मिलता है। क्या मिलता है उसको? पारिश्रमिक। आई बस में रोजगार क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति किसी नियोक्ता के अधीन रहकर कार्य करता है
और कार्य करने के बदले उसे वहाँ से पारिश्रमिक मिलता है, इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं? रोजगार। तो रोजगार में नियोक्ता और कर्मचारी इन दोनों के बीच में अनुबंध होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसी रोजगार की विशेषताएं। नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध। पहली विशेषता, नियोक्ता नियुक्त करने वाला और कर्मचारी काम करने वाला, दोनों के बीच में एक संबंध होता है कर्मचारी और नियोक्ता का। नियोक्ता के आदेशानुसार कर्मचारी काम करता है, तब जाकर उसको नियोक्ता से पारिश्रमिक की प्राप्ति होती है। ऐसी दशा में नियोक्ता जैसा आदेश देगा वैसा ही काम करेगा। कौन करेगा वैसा ही काम? कर्मचारी। अपने मन से कोई भी काम नहीं करता। कौन? कर्मचारी। और कर्मचारी के काम करने के बाद भी अगर संस्था को लाभ हो तो इसका कोई लेना देना नहीं है। किसको? कर्मचारी को। उसको अपने पारिश्रमिक से मतलब है। और अगर हानि हो तो उस हानि से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने केवल पारिश्रमिक से मतलब है। क्यों? वो मेहनत करता है और अनुबंध के हिसाब से जितना वेतन तय किया गया है उतना वेतन उसे वहाँ पर देना है। ये होता है नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध। ठीक है, फिर होता है दूसरा इसी में अनुबंध। इनके बीच में अनुबंध होता है, कितने समय काम करना है। जब उसकी नियुक्ति की जाती है कर्मचारी की, तो वहाँ पे नियोक्ता एक अनुबंध कर लेता है, समझौता करता है कि तुमको 8 घंटे काम करना है, सप्ताह में 1 दिन संडे को अवकाश मिलेगा और तुमको वेतन 15,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, ये तय कर लेता है। तय करने के बाद जब उसको ये शर्त मंजूर होता है किसको? नियोक्ता को, तो वो हामी भर देता है और फिर उस संस्था में काम करना शुरू कर देता है और उसी नियम में रहकर काम करता है और उसको वेतन की प्राप्ति होते रहती है। इसलिए कहा गया यहाँ पर इनके बीच में, किसके बीच में? नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में एक विशेष अनुबंध होता है। बिना अनुबंध के कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं होता। वेतन और मजदूरी का भुगतान। काम करने के बाद अगली विशेषता है पारिश्रमिक। कर्मचारी को समय पर पारिश्रमिक का भुगतान करेगा। कौन? नियोक्ता, क्योंकि उसने मेहनत किया है। अगर वो वेतन नहीं देगा समय पर तो कर्मचारी का काम में मन नहीं लगेगा, परिणाम स्वरूप संस्था को हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही वो अनुबंध हुआ है, उस अनुबंध के हिसाब से जैसे ही कर्मचारी का 1 महीना कंप्लीट होता है काम करते हुए, अगला व्यक्ति नियोक्ता उसे वहाँ पर तुरंत वेतन दे देता है और इस प्रकार से उसको मजदूरी या वेतन मिल जाता है। अब काम निरंतर लगातार चलता रहता है। यह है इस रोजगार की विशेषताएं। आगे बस में यहाँ तक ये है रोजगार। ठीक है।